हाय एवरीवन, दिस इज मीरब जीशान। दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट जारी है। अभी तक जितनी क्रिकेट हो रही है उसमें सबसे इंटरेस्टिंग मैच ये था मेरे लिए, और यकीन माने मुझे इतना दुख हो रहा है कि आज भी मैच नहीं हो पाया। मतलब कानपुर एक ऐसी ऐसी जगह है जो पहले फैसिलिटीज़ के अतबार से बहुत अच्छी थी। अगर हम देखें पास्ट के अंदर शाहिदा अफरीदी की यहीं पर फास्टेस्ट सेंचुरी है, लेकिन ये है कि पता नहीं इस बार क्या हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि वेन्यू चेंज किया जा सकता था। अगर बारिश जो है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है इसके अंदर, मौसम जो है वो साथ नहीं दे रहा, तो फिर वेन्यू भी चेंज हो सकता था, टेस्ट मुकम्मल होना चाहिए था। दिस इज़ नॉट द वे कि मतलब एक देखिए 5 दिन का ही तो टेस्ट मैच होता है और 2 ही टेस्ट मैच हैं। मतलब एक पहले हो चुका, इंडिया जीत गया, अब दूसरा था। दूसरा और भी इंटरेस्टिंग होने ही वाला था कि पहले उसके बाद बारिश होगी, उसके बाद दूसरा दिन भी ऐसे चला गया, तीसरा दिन भी ऐसे ही चला गया। तो फिर कि बात करने के लिए कुछ रहता नहीं है, इंटरेस्ट आपका डाउन हो जाता है, आपका वो जो एक क्रिकेटिंग एक जो डिस्कशन होती है उसके अंदर भी खलल पैदा हो जाता है। खैर, और बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर बात कर लेते हैं। फिलहाल जो टेस्ट था उसका मुझे मतलब पर्सनली बहुत दुख हुआ है, क्योंकि मुझे था कि मैं देखूं, मैं उस पर बात करूं और मैं इंगेज करूं आप लोगों के साथ, लेकिन अफसोस के साथ आज भी नहीं हो पाया है। वेन्यू चेंज हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन चलें ठीक है, क्या कह सकते हैं। अब बात करते चलें इंडिया और बांग्लादेश की T20 सीरीज़ के ऊपर जो स्क्वाड अनाउंस हुआ। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि मोहम्मद यूसुफ, जिन्होंने पीसीबी से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे। और यही बात मैं करना चाहती हूँ कि जब आप डिसीजंस ठीक से नहीं लेते हो, अभी मैं ये स्क्वाड बताने का मेरा मकसद ये है कि मैं ये बात कर सकूं कि सिलेक्शन किस तरह से होती है। और मोहम्मद यूसुफ साहब ने ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं एक बात कहूँगी, बहुत अच्छा किया है। जिस बंदे को भी इस वक्त ये नहीं फील हो रहा कि हमारी वर्थ नहीं है पीसीबी के अंदर, हमारे डिसीजंस को ओन नहीं किया जा रहा है, उनको रिटायरमेंट दे देनी चाहिए। लेकिन अगेन आई विल से कि आप सभी रिटायर हो जाओगे तो फिर आपकी क्रिकेट को कौन आगे लेकर जाएगा, डिसीजंस कौन लेगा। मतलब आप लोग चीज़ें हाईलाइट भी कर सकते हैं ना, आप लोग उन पर बात कर सकते हैं ओपनली। मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया है, फ़ोन आपके हाथ में है, जस्ट स्पीक आउट कि कौन वो लोग हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं मुसलसल, और फिर उन पर एक्शन नहीं लिया जाता। तो फिर हम सब लोग हैं एक्शन लेने के लिए, हम सब लोग जब उस पर बात करते हैं तो वो आवाज़ ऑटोमेटिकली चेयरमैन तक जाती है, और चेयरमैन के पास अथॉरिटी है कि वो तमाम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो अगर मोहम्मद यूसुफ को कोई प्रॉब्लम थी, कोई इशू था वहाँ पर, तो वो उसको हाईलाइट करते, उस पर बात होती और फाइनली उसके ऊपर कोई एक्शन होता, ताकि एक प्रॉब्लम तो जड़ से निकलती। लेकिन उन्होंने खुद ही रिज़ाइन कर दिया। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जो सिलेक्शन होती है वो होती किस तरह से है। अब इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज़ जो है वो जारी होंगी। उसके ऊपर स्क्वाड अनाउंस हुआ है, जिसमें स्काई कैप्टन है यानी सूर्या कुमार यादव, उसके बाद अभिषेक हैं, रियान हैं, शिवम दुबे हैं, संजू सैमसन हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, रिंकू हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं, हार्दिक पांड्या, रवि बिश्नोई, नितेश कुमार, जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, मयंक यादव। मयंक यादव अब वो पेसर है जिसकी जनाब स्पीड जो लास्ट कैलकुलेट हुई है वो आई गेस के 157-158 के अराउंड है। और आप ये देखें कि ये वो पेसर है जो डेफिनेटली एक बहुत टफ टाइम दे सके। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया के साथ, जब पर्थ के अंदर ऐसे जो प्लेयर्स होते हैं, ऐसे जो पेसर्स होते हैं, ये पर्थ में जाकर बहुत अच्छा खेलते हैं। पर्थ जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान को हमेशा आई है, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बंदा बहुत अच्छा खेल सकता है, बहुत अच्छा खेल सकता है, ये बहुत मार सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद डोमेस्टिक के ऊपर इनका फोकस ज़्यादा होगा, प्रॉबली ये नहीं पिक होंगे, क्योंकि आगे 2025 में इंग्लैंड के साथ जब टेस्ट होना है तो फिर उसके लिए ये डोमेस्टिक खेलेंगे। लेकिन हो भी सकते हैं, और अगर होते हैं तो ये पर्थ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम हर्षित राणा की बात करते हैं, उनकी भी 140 के अराउंड जो है वो उनकी स्पीड है, 140+ आई गेस के है। और उमरान मलिक जिनकी 155 के करीब इनकी भी स्पीड है। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि अब आपने सिलेक्ट तो 11 ही करने हैं ना, मतलब अगर 15 का स्क्वाड है, 16-17 का भी स्क्वाड होता है, तो आपने सिलेक्ट तो उसमें से 11 लोग ही करने हैं। तो अब 11 में कौन कौन हो सकता है। मतलब आप देखें, अगर हम बात करते हैं जडेजा जो कि ऑलरेडी रिटायरमेंट दे चुके हैं T20 से, उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके अंदर शुभमन गिल नहीं है, जायसवाल नहीं है, ऋषभ नहीं है, वो तमाम लोग जो वो न्यूजीलैंड में टेस्ट खेल के मतलब उस वहाँ पर होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इसके अंदर नहीं हैं, मतलब बेस्ट आई गेस के बेस्ट स्क्वाड जो है वो उन्होंने अनाउंस किया है। प्लेइंग 11 इसमें से क्या हो सकती है उस पर बात करते चलें कि सबसे पहले हम देखते हैं अभिषेक, सैमसन, सूर्या के बाद जो है वो रिंकू के बाद आई गेस रियान के बाद हार्दिक पांड्या के बाद सुंदर के बाद रवि बिश्नोई के बाद चक्रवर्ती, और चक्रवर्ती के बाद अर्शदीप, मयंक, ये लोग हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं तो फिर आप कह लें कि अभिषेक, सैमसन, सूर्या मस्ट हैं। उसके बाद आप देख लो कि
नीतीश कुमार हो सकते हैं, नीतीश कुमार के बाद रेयान आ सकते हैं, रेयान के बाद जो है वो रिंकू आ सकते हैं, रिंकू के बाद हार्दिक पांड्या आ सकते हैं, हार्दिक पांड्या के बाद फिर रवि बिश्नोई, चक्रवर्ती, अर्शदीप और मयांक लाजमी होंगे इसके अंदर। और अगर हम देखें तो मैं कहती हूँ कि उमरान मलिक हो सकते थे, बट अगेन आई विल से कि फिर 3 फास्ट बॉलर्स हो जाते। सबसे पहले बात करेंगे सूर्या कुमार यादव जो कि कैप्टन हैं, मयांक पेसर हैं और जैसा मैंने पहले बताया कि इनकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त है, बहुत टफ टाइम दे सकते हैं। मयांक के साथ अगर हम देखें हर्षित राणा, नितेश दोनों ऑलराउंडर कैटेगरीज में आ जाते हैं और जितेश और संजू विकेट कीपर हैं, रवि और सुंदर और वरुण चक्रवर्ती तीनों जो है वो स्पिन कैटेगरी में आ जाते हैं। रेयान और अभिषेक भी पार्ट टाइम स्पिन की हैसियत से जो है वो हम देख सकते हैं उन्हें। लेकिन प्रॉबली जो प्लेइंग 11 है वो यही हो सकती है जिसका मैंने पहले जिक्र किया। आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हम लोग जितनी भी बात कर लें, जो व्यूअर है, जो हमें देख रहा होता है, जो मैच देख रहा होता है हमारे अलावा, उसकी जो सेंस काम करती है आजकल के दौर में। भाई किसी को भी पूछ लो, आप बैठाकर किसी बच्चे को भी पूछ लो कि प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, वो आपको बता देगा। और पाकिस्तान में मैं हैरान हूँ कि जब इस तरह के फैसले होंगे कि जहाँ पर आपके सीनियर लोगों की वो हैसियत नहीं है, वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो लेवल नहीं है कि उनके डिसीजंस को ओन किया जाए, तो फिर तो वो रिटायरमेंट ही अनाउंस करेंगे ना। तो चीज़ें लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ। मतलब एक तरफ आप देखें कि बांग्लादेश के लिए क्या उनकी बेस्ट ऑप्शन क्या है, कोई एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है इसके अंदर कि जिसके बारे में हम ये कहीं नहीं वो हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि उमरान मलिक हो सकता था, लेकिन ऑलरेडी दे हैव द बेस्ट ऑप्शंस। ठीक है, मतलब अब आप सबको ही शामिल नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान में अगर सब अच्छे हैं तो सब शामिल हो जाएंगे, देन प्लेइंग 11 आप किसकी बनाएंगे? फिर जब वो परफॉर्म नहीं करता आप फौरी तौर पर फैसला करते हैं नहीं भाई वो होना चाहिए। तो यू हैव टू मेक स्ट्रिक्ट डिसीजंस एंड द बेस्ट थिंग आई लाइक इज दैट कि प्लेयर्स रिस्पेक्ट करते हैं जो डिसीजंस बनते हैं उनको। सो सूर्य कुमार यादव विल बी द कैप्टन एंड आई होप कि बहुत ही ज़बरदस्ती सीरीज़ जो है वो जारी होंगी। इसके बाद जो इंटरेस्टिंग फैक्टर्स आने हैं, जिस तरह से आगे क्योंकि तैयारी होगी, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो लोग सिलेक्ट किए जाएंगे वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वहाँ पर काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी और आई होप कि एक इंटरेस्टिंग मैच जो है वो हमारे सामने ज़रूर होगा। सो मुझे बताइएगा कि व्हाट विल बी योर फेवरेट प्लेइंग 11 एंड व्हाट डू यू कंसिडर कि कितना टफ टाइम देंगे ये प्लेयर्स फ्यूचर में। इन प्लेयर्स में से कौन सा ऐसा प्लेयर है जो फ्यूचर का स्टार बन सकता है और सबको टफ टाइम दे सकता है? और मोहम्मद यूसुफ के रिटायरमेंट के ऊपर आपका क्या ख्याल है? इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है। बाय बाय।